नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल अजीत में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूं। एक नए खबर का विश्लेषण करेंगे जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों, और जिसके वजह से बहुत से लोग घबराए हुए हैं क्योंकि जेपे पे कार्रवाई होने वाली है। तो मैं वो आपको आज वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि जी बिज़नेस की न्यूज़ है दोस्तों, जिसने बताया है कि जेपे पे कार्रवाई हो रही है और बहुत से लोग जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी उनकी भी जांच शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ के बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जो आपके इन बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगी, जिसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे वो सारे क्वेश्चन जो आपके मन में हैं, बहुत से क्वेश्चन का हल निकल जाएगा दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी नई नई न्यूज़ जो भी आती है मार्केट में वो दिखा सकूं, वो बता सकूं, उसके बारे में डीपली समझा सकूं दोस्तों। तो आज अभी आप मेरे इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अटैक के बाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने देश के सबसे बड़े बिटकॉइन एक्सचेंज जेपे पर कार्रवाई का आदेश दे दिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट की जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, सरकार ने, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जेपे आईटी सर्विसेज जो कंपनी है उस पर जो कंपनीज एक्ट 2008 की धारा 206(1) है उसके तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसमें तमाम जितने भी जेपे से जुड़ी सर्विसेज हैं, उसकी कंपनियां हैं, उसके डायरेक्टर्स हैं, उसके तमाम जितने भी लोग हैं, उनके लेन देन और उनके ट्रांजैक्शंस की पूरी छानबीन की जाएगी। खासतौर से कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अहमदाबाद के जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको और साथ ही साथ और भी एजेंसियों को ये कहा है कि इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे जाए और तत्काल इनके बारे में रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को वापस भेजा जाए कि इनकी जो सर्विसेज दी जा रही हैं, किस तरह दी जा रही हैं, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है, तमाम जानकारियां ये मांगी गई हैं। और साथ ही साथ इंक्वायरी करने के लिए भी कहा गया है और इसके बाद ही सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी। तो आपने देखा दोस्तों कि इसके अंदर बताया गया है कि जब ये सारी चीज़ें समझ लेगी, अभी सरकार देख रही है कि इसके अंदर करना क्या चाहिए और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो पहले ये जांचना जरूरी है सरकार को कि कहीं इसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कहीं बिटकॉइन के नाम पे किसी के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो गवर्नमेंट की नज़र में इलीगल लगता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने या आपने कोई इलीगल चीज़ें की हैं। सभी ने अपना जो है वो KYC डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। KYC डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही हम सभी ने बिटकॉइन परचेज किए हैं। इवन ऐसा भी है कि यूनोकॉइन जैसी कंपनी जो है उसने भी लोगों को मेल किया है। मैं वो भी आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या मेल किया है दोस्तों। तो देखिए कि किस तरह से लोगों के पास मेल आई है। तो दोस्तों, यूनोकॉइन ने 25 मई को ये एक मेल की है जिसका टाइटल है मर्चेंट प्रोफाइल अपडेशन। और ये मेल जो की है वो कैप्टन मुथुराज के नाम से आई है, muthuraj@unicoin.com से, जिसमें लोगों से बोला गया है फ्रॉम यूनोकॉइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका एड्रेस है, देखिए, डियर यूनोकॉइन यूजर, ऑन बिहाफ ऑफ यूनोकॉइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर यूटिलाइजिंग आवर business user services in our constant endeavor to provide best of our services and adhere to our new policies. We would like to request you to send across the following documents whichever is applicable in your case. तो ये देखिए, अगर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है तो यहाँ पे पैन कार्ड ऑफ द बिजनेस मांगा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगा गया है, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम आर्टिकल ए मांगा गया है। और ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों मांगी गई हैं। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये बिजनेस का है, ये सारा कुछ है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना जो है ये डिटेल देनी होगी। और प्लीज़ सेंड इन द फिजिकल कॉपी ऑफ ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट, फिजिकल कॉपी मांगी गई है यहाँ पे, टू रजिस्टर्ड एड्रेस। इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको भेजना होगा 15 जून 2017 से पहले, ताकि
आपका ये अकाउंट बना रहे दोस्तों। कंपनी नहीं चाहती है कि बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई रिस्क आए, क्योंकि आपने सॉफ्ट कॉपी से तो अपना अकाउंट अप्रूव करा दिया है, बट आपको फिजिकल कॉपी देना होगा ताकि कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को भी दिखा सके कि ये हमारे पास जो है इन्होंने भेजे हैं डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ हमारे पास प्रूफ है। तो दोस्तों आप इनको सपोर्ट कीजिए, आप अपना ये सारे डॉक्यूमेंट इस एड्रेस के ऊपर, जो नीचे दिया हुआ एड्रेस है इसके ऊपर आपको भेजना है। ये रहा, और ये इन्होंने दे रखा है सारा कुछ, ईमेल आईडी इज अनमॉनिटर्ड, और यहाँ पर देखिए ये दे रखा है इनका नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट पे ईमेल कर सकते हैं। और इस एड्रेस के ऊपर आपको यहाँ पे 2 फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, आपको इसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर सारी डिटेल भरनी है और अपने डॉक्यूमेंट के साथ इस एड्रेस के ऊपर आपको कुरियर या गवर्नमेंट पोस्ट के जरिए आप पोस्ट कर सकते हैं, ताकि कंपनी अपने आप को और आपको सेव कर सके दोस्तों। तो दोस्तों आपने ये देखा कि किस तरह से यूनोकॉइन ने सभी को मेल किया है कि आप अपने फिजिकल कॉपी जो है वो हमारी ईमेल आईडी पे दीजिए, ताकि हम अपने पास रख सकें गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एज ए प्रूफ। अब दूसरी खबर मैं और आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये अगला वीडियो और देखिए, जिसके अंदर आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, जो कि CNBC आवाज़ पे दिखाई गई न्यूज़ है। इसे भी आप जरूर देखिए दोस्तों। तो ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कहते हैं कि रुपया जिसके हाथ में हो उसी का होता है, लेकिन अब चल रही एक ऐसी करेंसी जो किसी के हाथ में नहीं आती है फिर भी सुरक्षित रहती है। हाथ ना आने वाली ये करेंसी है बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी। बिना किसी सेंट्रल बैंक या संस्था के नियंत्रण वाला ये वर्चुअल करेंसी इतनी तेजी से फैल रही है कि क्या RBI और क्या सरकार सभी इसको लेकर उधेड़बुन में पड़े हुए हैं। सरकार ने अब इस पर लोगों से राय भी मांगी है कि आखिर इस करेंसी को बैन किया जाए या इसे मान्यता दे दी जाए। तो आज बिटकॉइन के तमाम पहलुओं पर बात होगी और हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं ज़ेप्पे के को-फाउंडर संदीप गोयनका साहब, मेंटर और एंजल इन्वेस्टर और बिटकॉइन एक्सपर्ट अजीत खुराना जी, और मीडियानामा के फाउंडर निखिल पाहवा साहब। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अभी भी इस वर्चुअल करेंसी के बारे में जानते नहीं है। तो एक नजर डाल लीजिए कि ये क्या है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिटकॉइन पहली और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी है, यानी सामान्य करेंसी की तरह ये छपती नहीं, जिस पर किसी सेंट्रल बैंक का नियंत्रण भी नहीं होता है। बिटकॉइन की शुरुआत भी रहस्यमय तरीके से 2009 में हुई, जब सातोशी नाकामोटो के नाम से किसी व्यक्ति या ग्रुप ने इसे लॉन्च किया, लेकिन लोकप्रिय होने के बाद जैसे वो गायब हो गया। फिर भी यूजर्स मानते हैं कि अपने इंटरनल लॉजिक से ये आज भी चल रहा है। एक ओपन डाटाबेस पर कई लोग मिलकर कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए ये करेंसी तैयार करते हैं। इस पर ट्रांजैक्शन करने का अधिकार दूसरों को देते हैं। इन्हें माइनर्स कहा जाता है। बैंकों की तरह कई कंपनियां बिटकॉइन के एक्सचेंज और वॉलेट चलाती हैं। भारत में भी 20 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस काम में लगे हैं। बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से गिरती और चढ़ती रही है। बिटकॉइन ऐसे कंप्यूटर कोड होते हैं जिन पर हर ट्रांजैक्शन के साथ एक डिजिटल सिग्नेचर जुड़ता जाता है। फिर भी इससे बिना अपनी पहचान बताए ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसीलिए ये कारोबारियों के साथ आजादी पसंद लोगों, युवा टेक्नो एंथुजियास्ट, सट्टेबाजों और क्रिमिनल्स में काफी पॉपुलर है। हाल में रैंसमवेयर साइबर अटैक करने वालों ने भी पीड़ितों से बिटकॉइन में ही फिरौती मांगी थी। समानांतर करेंसी की चुनौती के तौर पर यह दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी है। RBI भी बिटकॉइन में ट्रेड करने वाले तमाम लोगों को प्रेस रिलीज जारी कर 2 बार इसके खतरों के बारे में चेता चुका है। भारत सरकार ने इसकी मौजूदा स्थिति, रेगुलेशन की गुंजाइश और खतरों की पड़ताल करने के लिए कई सरकारी वित्तीय संस्थाओं से लोगों को लेकर एक कमेटी बनाई है और अब लोगों से भी इस पर सुझाव मांगे हैं। सरकार ने पूछा है कि वर्चुअल करेंसी को बैन किया जाए, रेगुलेट किया जाए या सिर्फ इस पर निगरानी रखी जाए। सरकार ने लोगों से इस पर mygov.in पर विस्तार से सुझाव मांगे हैं और ये सुझाव आप 31 मई तक सरकार को दे सकते हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो
अजीत जी, मुझे ये बताइए कि जैसा आरबीआई ने भी 2 बार लेटर लिखे और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा चेताने की कोशिश की, और जैसा हम अभी देख भी रहे थे जो स्टोरी हमने चलाई कि आमतौर पे लोग अपनी पहचान छुपाने, तो क्या ये नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है? लोगों में यही एक बड़ा सवाल है कि बिटकॉइन कोई ख़राब चीज़ है जिसे लेके हम फंस जाएंगे, या फिर ये कोई अच्छी चीज़ है जिसको आप, मैं ये नहीं कहता कि रुपए पैसे की जगह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके सोडेक्सो कूपन्स जैसी चीज़ें होती हैं जो बाजार में हम देखते हैं, क्या ये वैसी चीज़ है? देखिए, बिटकॉइन बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है। जो भी कोई बहुत पावरफुल चीज होती है उससे आप सही काम भी कर सकते हैं, गलत काम भी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आप अकाउंटिंग पैकेज भी बना सकते हैं और वायरस भी। तो अच्छी बात है कि बुरी बात वो उसके एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल करेंसीज है जैसे रुपए है, डॉलर है वगैरह, उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो काफी हद तक बिटकॉइन ओवरकम करता है, मगर साथ ही साथ वो काफी अनोनिमस रहता है। तो गवर्नमेंट्स को, टैक्स अथॉरिटीज को उसको समझना, उसको कंट्रोल करना, उसके ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। तो क्या सरकारों का यही डर है कि लोग इससे काले धन पे, देखिए देश में बहुत चर्चा हो रही है, तो क्या यही है कि लोग यहाँ पर अपना जो काला धन है वो छुपाने की कोशिश करेंगे, उसके बिटकॉइंस खरीद लेंगे और फिर उसे एक रियल करेंसी, या रियल करेंसी से मेरा मतलब है कि रियल ट्रांजेक्शन में यूज करेंगे? ये डर है सरकार को? देखिए, मुझे ये लगता है कि अदर देन बैंक अकाउंट और लिस्टेड अकाउंट्स में जो पैसा होता है, उसके अलावा जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे मैंने टैक्सी वाले को 100 रुपए दे दिए या दुकान में जाके 2000 रुपए की कपड़े खरीद लिए, ये सारे एक तरह से अगर कोई छुपाना चाहे, क्योंकि ये कैश के जरिए होते हैं, तो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए ऐसा कहना कि कैश जो है वो गलत है, यहां समझो मैंने सोना खरीद लिया, मैं सोना को छुपा सकता हूं, ठीक उसी तरह मैं बिटकॉइन को भी छुपा सकता हूं, ये तो सही है। लेकिन इस कारण से यह कहना कि बिटकॉइन गलत है, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है। यदि मैं बिटकॉइन खरीद के उसको बेच के प्रॉफिट करता हूं, तो मेरा ये जरूर जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस पर टैक्स भरूं, और मैं अगर टैक्स नहीं भरता तो मैंने वही क्राइम किया जो कि यदि मैं सोना खरीद के बेचूं और प्रॉफिट बनाऊं, वो मैंने टैक्स नहीं भरा। राइट। मुझे ये बात बताइए संदीप गोयनका साहब, जैसे यहाँ अजीत साहब भी कह रहे हैं कि ये तो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। वैसे स्विस बैंक में खाता खुलवाना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें जो पैसे डाले जाते हैं, उसमें जो ब्लैक मनी जमा कर, जिसके लिए कुख्यात हो गया, वो करना गलत होता है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पहचान छुपी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद आएगा, वरना आदमी कहेगा कि मेरे पास हैं रुपए। अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी देश में बाहर है, तमाम तरह के आपके पास सुविधाएं डिजिटल, तो फिर कोई बिटकॉइन की तरफ क्यों जाए? गवर्नमेंट के ये कंसर्न्स वैसे सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ये टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही है, और ये इस टाइप का एक कंसर्न है कि ये ट्रांजैक्शन छुपाए जा सकते हैं। पर अगर आप देखेंगे कि ज़ेप्पे में अभी हम लोग ने 5 लाख यूज़र्स क्रॉस किया जस्ट लास्ट वीक, और जितने भी दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं, बिटकॉइन एक्सचेंजेस है, और इंडिया में भी सारे के सारे ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू ही होते हैं, सारे परचेज, सारे लेन देन बैंक अकाउंट के थ्रू ही होते हैं। तो अगर ये यूज़र्स को सिर्फ छुपाने के लिए अगर बिटकॉइन यूज़ करना था, तो फिर मतलब ये बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ये पेमेंट नहीं करते। तो ये चीज़ गलत है। बिटकॉइन के और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। करेंटली बिटकॉइन का प्राइस हर साल बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो काफ़ी लोग इसे एक ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरह भी इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। राइट। निखिल पावर साहब, सरकार ने जब mygov.in पर यह बात डाली है, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी मंशा है कि वो इस पर कुछ करें, नहीं तो शायद एक ब्लैंकेट कॉल ले लिया जाता कि बिटकॉइन से सावधान रहिए, या इस देश में मान्य नहीं है, इस तरह की बात होती। लेकिन जब सरकार सुझाव मांग रही है, तो क्या इसका यह मतलब है कि सरकार सोच रही है कि क्यों ना जनता की बात पूछी जाए, उनकी भावना को समझा जाए, और अगर है तो इसको कम से कम एक रेगुलेटेड वे में ही सही लेकिन मान्यता दी जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर रेगुलेशन होगी तो फिर मेरे हिसाब से इसका यूजेज बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए लोगों को थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह से माइनिंग होती है, जिस तरह से ट्रेडिंग होती है। तो ये इसके जैसे कि अभी किसी ने बोला कि उनके 5 लाख यूज़र्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा नंबर है। अगर आप देखें कि जैसे कि पेटीएम के 218 मिलियन अकाउंट्स हैं जो भी डिजिटल करेंसी यूज़ कर रहे हैं, पर वो डिजिटल करेंसी रुपए है। तो उस हिसाब से क्या है कि जो वर्चुअल करेंसी है वो सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। वर्चुअल करेंसी का ये भी होता है कि आप जैसे रुपए देकर कुछ चीज़ खरीदें और फिर वो दो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, कि जैसे कि मैंने आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करी और आप मुझे उस वर्चुअल करेंसी में दे रहे हैं। अगर लोग गेमिंग करते हैं अपने फ़ोन पे, तो उसमें भी काफ़ी बार आप
पॉइंट्स खरीदते हैं और फिर आप उन पॉइंट्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी वर्चुअल करेंसी है। तो बात ऐसी कि जो टैक्सेशन और जो ट्रेडिंग होती है उसका सरकार को देखना पड़ेगा, पर हर करेंसी बिटकॉइन नहीं है। और उसी तरह से बिटकॉइन का जो रेगुलेशन है अगर अभी करेंगे तो बहुत ही जल्दी होगा, उसको थोड़ा देखें, थोड़ा सोचें समझें। मैं जानता हूँ मतलब सरकार किस लिए इस चीज़ को देख रही है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक दो बार इसका मुद्दा उठा है। क्यों उठा है इतनी जल्दी वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, पर आरबीआई ने जो बोला था कि हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने बोला था कि यूजर्स को केयरफुल रहना चाहिए। राइट, सरकार की तरफ से बात है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजर्स को सिक्योर रखें। अगर जैसे कि किसी ने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या गलत जगह से खरीदने की कोशिश करी, उनका पैसा चला गया, या फिर अगर हैकिंग की वजह से उनके बिटकॉइंस अगर किसी ने हैक कर लिए, तो उसमें उनकी क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या मैकेनिज्म्स है अपने आप को सिक्योर करने के लिए, इन चीज़ों को देखना होगा। राइट, तो मतलब तीनों ऑप्शन दिए सरकार ने, क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्या इसको रेगुलेट किया जाए, और जो तीसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या इसे सिर्फ अभी दूर से देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए। मुझे अजीत साहब ये बताइए कि क्या खतरे जुड़े हैं बिटकॉइन के साथ, क्योंकि आरबीआई अगर वक्त वक्त पे चेताता रहा है या हैकिंग है, किस तरीके के खतरे हैं? क्या कभी आपके हाथ से आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जा सकता है? कैसे काम करता है ये पूरा सिस्टम? आपको दो जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, किसी भी प्रकार की करेंसी हो, चाहे आपका एक बैंक के अंदर नेट बैंकिंग अकाउंट हो, चाहे आपके जेब में पैसे हो, चाहे आपके वॉलेट डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन हो, हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ इनसिक्योरिटी तो रहती है। मगर आप जो इनबिल्ट सेफगार्ड्स हैं, मेरे ख्याल से कंपेयर टू बैंक अकाउंट, कंपेयर टू करेंसी नोट फॉर श्योर, बिटकॉइन में एक्चुअली सेफगार्ड्स ज्यादा है। राइट, कैसे? तो मैं आपको बताता हूं दो तरीके बिटकॉइन में। लेकिन फिर भी डेंजर क्या रहता है, खतरा यह रहता है कि बहुत लोग बिटकॉइन को समझ नहीं पाते। जैसा कि प्रीवियस स्पीकर ने भी कहा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, वो अपने आप को ऐसे रिस्क से एक्सपोज कर सकते हैं। जैसे आप बिटकॉइन कहां होल्ड करते हैं? बिटकॉइन आप वॉलेट में होल्ड करते हैं। यदि आप ऑफलाइन वॉलेट में होल्ड करें तो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपका बिटकॉइन एक्सेस कर सकता है। जबकि आपके पास बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट हमेशा ऑनलाइन रहता है। आपका अगर बैंक अकाउंट हैक हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि आप अपना बैंक अकाउंट को ऑफलाइन कर लें। राइट, तो जो लोग ने ऑफलाइन किया और ये जो इन्होंने फाइल ऑफलाइन की, इसको खोया नहीं, उन सब बिटकॉइन कभी नहीं जा सकता। लेकिन ये टेक्निकल चीज है, इसे लोगों को समझाएगा कौन? इसके लिए जब आरबीआई लोगों को चेतावनी दे रही है तो मुझे लगता है आरबीआई बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जब सरकार ये पूछ रही है कि हम रेगुलेट करें, बैन करें कि ऑब्जर्व करें, मुझे ये सवाल से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल पूछने वाला सवाल समझ पा रहा है कि नहीं। क्योंकि इसमें तीन पहलू हैं, यदि आप परमिशन दे तो मैं आपको बताऊं। जी बताएं, बिल्कुल। पहला ये है पोजेशन, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिटकॉइन। इसके अंदर मुझे ये नहीं समझ आता कि सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। मैंने जाके बिटकॉइन खरीदा, रेगुलेटेड एक्सचेंज पे खरीदा जहां मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसके बाद मैंने प्रॉफिट या लॉस पे बेच दिया, तो ये मेरी इनकम बन गई या कैपिटल गेन बन गया या लॉस बन गया। इधर तक मुझे फ्रैंकली लगता है कि सरकार रोक भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कोई भी एसेट दुनिया में खरीद सकता हूं, बिटकॉइन भी खरीद सकता हूं। हाँ, यह बात जरूर है कि क्या बिटकॉइन को करेंसी की तरह यूज किया जा सकता है, इस बात को सरकार जरूर कंट्रोल कर सकती है। और मेरे ख्याल से हम जिस इकोनॉमिक पोजीशन में इंडिया में है, सरकार किसी भी तरह यह नहीं मानेगी कि आप बिटकॉइन को करेंसी करें। और दुनिया में बहुत कम देश हैं जिन्होंने इसको वो मान्यता दी है। रही बात स्टार्टअप्स की, जैसे एक स्टार्टअप के फाउंडर हमारे प्रोग्राम पर भी हैं और अन्य ऐसे स्टार्टअप्स हैं, तो क्या वो स्टार्टअप्स लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं? इस पर भी सरकार व्यू जरूर ले सकती है। मगर मियर पोजेशन ऑफ बिटकॉइन पे मुझे नहीं लगता सरकार उस पर रोक कैसे लगा। संदीप से पूछते हैं। संदीप साहब, आपने कहा 5 लाख आपके यूजर्स हैं, मेंबर्स हैं, तो वो आपसे बिटकॉइन लेके करते क्या है, कहां काम आता है ये? अभी सबसे पहले यूज़ बिटकॉइन का एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। पिछले जब से बिटकॉइन का आविष्कार हुआ है तब से हर साल बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा हुआ है। सबसे पहला यूज़ तो बिटकॉइन का एज एन इन्वेस्टमेंट है। दूसरा यूज़ है क्या, काफ़ी लोग बिटकॉइन यूज़ करके अपना एयर टाइम टॉपअप करते हैं, वाउचर्स खरीदते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के हमारे प्लेटफॉर्म पे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी देशों में क्लियरली सरकार ने ये बिटकॉइन इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया है, उन देशों में बिटकॉइन का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हाल ही की 1 अप्रैल इस साल में जापान की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को रेगुलेट और ऑफिशियल कर दिया अपने देश में। और तब से जापान में बिटकॉइन का उपयोग में एक्सप्लोजन हुआ है एक्सचेंजेस में। और उधर की बहुत बड़ी बड़ी मर्चेंट्स जैसे राकुटेन, जापान की फ्लिपकार्ट है, उधर उन्होंने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। रेगुलेशन से ये जो एक कन्फ्यूजन है देश में, क्या बिटकॉइन इलीगल है, जो बिल्कुल गलत है। जैसे कहा क्या भाई, सारे एग्जिस्टिंग लॉज के साथ
हिसाब से बिटकॉइन आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ये सब जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और जो डर है सरकार के, जैसे यूजर प्रोटेक्शन है, क्या भाई कोई लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग करके लोगों को स्कैम करे, पहले कोई रुपए से स्कैम करते थे, अब बिटकॉइन के नाम से या माइनिंग के नाम से स्कैम करे, ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सरकार का रोल है यूजर प्रोटेक्शन में, और इस सिलसिले में सरकार आगे बढ़े तो हमारे हिसाब से अच्छा होगा। ये जरूर है क्या ये इंडस्ट्री अभी नए स्टेज में है, तो इनफैक्ट हमारी जैसे जो कंपनीज है जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से डीप में समझती है, हम एक सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हमने रिकमेंडेशन दिया है इस कमेटी को, और देखते हैं कि ये कमेटी उसे एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं। जी बिल्कुल, वहां पर जो विचार रखे गए, जिस तरह के प्रश्न का मॉड्यूल बनाया है सरकार ने अपनी वेबसाइट पे, उसमें एक बात ये भी पूछी कि क्या इसे सेल्फ रेगुलेशन पर छोड़ दिया जाए अगर रेगुलेट ना किया जाए। तो चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक बड़ा पॉइंट आया था बीच में कि इतने ही बिटकॉइंस बनेंगे उसके बाद रुक जाएंगे, यानी कि ये घट रहे हैं धीरे धीरे। क्या इसीलिए इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है और इसीलिए क्या इनकी कीमत बढ़ रही है, तभी ट्रेडिंग हो रही है कि इनका एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? ये बड़े प्रश्न है, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, इनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी, क्या ये सिक्का चल पाएगा? फिलहाल तो सरकार ने आपसे सुझाव मांगे हैं कि बताइए इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए, इस पर बैन लगा दिया जाए, इसे रेगुलेट किया जाए, या फिर इसे अभी छोड़ दिया जाए, इसे सिर्फ ऑब्जर्व किया जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो अजीत साहब, मुझे बताइए कि जो बात हो रही थी कि ये लिमिटेड है, मतलब ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके बिटकॉइन बनना बंद हो जाएंगे, तो कोई भी लिमिटेड जब चीज होती है तो उसमें फिर ये थोड़ा सा सट्टेबाजी वाला एंगल आ ही जाता है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग बिटकॉइन को सिर्फ उसी एंगल से देखते हैं। तो ये क्या है पूरा माजरा, क्यों बंद हो जाएंगे एक समय के बाद? दो सवाल आपने पूछे हैं। पहला कि जो बिटकॉइन का माइनिंग एल्गोरिथम है, जहां से बिटकॉइन बनते हैं, मैंने भी कुछ हद तक माइनिंग की थी समझने के लिए कि माइनिंग किस प्रकार होती है, आपने घर में ही चालू किए थे कंप्यूटर्स, तो उसमें यह लिमिटेशन है कि 21 मिलियन, यानी लगभग 2 करोड़ बिटकॉइन ही बनेंगे एवर। और जैसे और बिटकॉइन हम बनाते जा रहे हैं अपने कंप्यूटर सर्वर्स पे, तो अगला बिटकॉइन बनना उतना मुश्किल होता जा रहा है। तो यानी कि जो 21 मिलियन है, ये नंबर भी कभी आएगा नहीं, राइट? लेकिन हर बिटकॉइन के साथ अगला बिटकॉइन बनाना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए बाय डेफिनेशन बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है। मतलब आप यदि अन्य देशों, इंडिया में, अमेरिका में मनी सप्लाई देखें तो मनी सप्लाई कीप्स इंक्रीजिंग, मतलब आरबीआई और नोट छापती है हर साल, राइट? बट बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है और उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ेगा। जहां तक एक मिनट में आपको बीच में रोकूंगा, निखिल पावा साहब कोई बात कहना चाहते हैं। जी निखिल, बोलिए। हाँ जी, नहीं, एक जो पॉइंट पहले रेज हुआ था कि बिटकॉइन करेंसी है या एसेट है, तो इससे मुझे याद आया, अगर आप हीरे को देखें तो वो है तो पत्थर, पर क्योंकि लोग उसमें वैल्यू पाते हैं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ते रहता है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। बिटकॉइन के साथ यही डेंजर है, क्योंकि वो एसेट है और कम बिटकॉइंस हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस बनेंगे, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी बैकिंग क्या है? अगर आप इंडिया में अगर आप देखेंगे 500 रुपये नोट की वैल्यू अगर बिल्कुल खत्म कर दी गई, या 2000 रुपये की नोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म कर दी गई, तो वो सिर्फ एक पेपर बन गया। तो अगर लोगों का फेथ अगर बिटकॉइन से हट जाए आगे जाते जाते, हाँ, तो आगे क्या किसी दिन आपने आज तो रख लिए, मैं समझा आपकी बात कि आपने आज तो इसको ट्रेडिंग के लिए रख लिया, स्पेकुलेशन के लिए रख लिया, लेकिन क्या कल आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, इसकी क्या गारंटी है सर? देखिए, मैं पहले निखिल जी को भी जवाब देना चाहूंगा कि निखिल जी देखिए, ऐसा है कि हालांकि गारंटी कोई नहीं है, मगर जो इसकी बैकिंग है, यानी कि पहले जब आप 1970 तक देखें तो करेंसी की बैकिंग होती थी गोल्ड, फिर गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा गया, तो बिटकॉइन की बैकिंग क्या है? बिटकॉइन की बैकिंग है कंप्यूटेशनल पावर। तो जो वर्चुअल करेंसीज हैं दुनिया में, वो प्राइमरली 2 एल्गोरिथम्स पे चलती हैं, प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक। बिटकॉइन और जो मेजर करेंसीज हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलती हैं, यानी कि आपके कंप्यूटेशनल पावर पे चलती हैं। नाउ ये कंप्यूटेशनल पावर को आप वैल्यू दे या नहीं दे, वो आपकी मर्जी है, और देयर इज ऑलवेज द रिस्क कि कल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो किसी भी करेंसी में हो सकती है। मेरा मानना यह है कि यदि हम बिटकॉइन को सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन देखें, तो ये बिटकॉइन के साथ बहुत ही नाइंसाफी है, और इसमें बहुत तरह के फ्रॉड
और मिस जजमेंट होने का चांस है। बिटकॉइन को यदि हम करेंसी या एसेट की तरह देखें तो ही इसका फ्यूचर है, और तो ही जो बिटकॉइन की जो वैल्यू बनती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ ग्लोबल करेंसी और एसेट, स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, लो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये फायदे तभी आते हैं या तो आप उसको एक एसेट की तरह देखो या आप उसको करेंसी की तरह। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट या स्पेकुलेशन की तरह देखो तो मेरे ख्याल से बहुत गड़बड़ होगी। चलिए, तो ये एक बड़ा पॉइंट आया कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिटकॉइन की तरफ इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि एक समय पे बिटकॉइन की कीमत इतनी थी, तब खरीद लिए तो आज कीमत इतनी हो गई, आज खरीदेंगे तो आगे इतनी हो जाएगी, क्योंकि नंबर तो फिक्स है। लेकिन जैसा अजीत साहब कह रहे हैं कि इसमें खतरा है, उससे सिर्फ एक अल्टरनेटिव करेंसी, तो अल्टरनेटिव करेंसी के तौर पर या इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे उसके फायदे क्या हो सकते हैं और कैसे इसका उपयोग हो सकता है और क्या खतरे तब भी रहेंगे, कंक्लूड करेंगे इस चर्चा को इस छोटे से ब्रेक के बाद। का सिक्का चल पाएगा, सरकार ने भी आपसे इस पर मांगी राय और आज हम यहां पर कर रहे हैं इस पर चर्चा। अब चूंकि हम अपने आखिरी पड़ाव पर है, कार्यक्रम के सभी मेहमानों से निवेदन की संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। मुझे संदीप गोयनका साहब ये बताइए, आपने कहा कि आपके जो मेंबर्स हैं वो इसको फ्लिपकार्ट पे और अमेजॉन पे यूज कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल है, कहां कहां एक्सेप्टेड है इस समय देश में ये बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी? भारत में बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस, मर्चेंट्स जो बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पीछे है, बाकी देशों से 2-3 साल पीछे हैं। पर ग्लोबली, इंटरनेशनली आप देखें तो यूएस में आप डेल कंप्यूटर से डेल कंप्यूटर्स खरीद सकते हैं, एक्सपीडिया पे यूज़ कर सकते हैं, और बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी, जैसे मैंने जापान में बताया, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बिड और बाय, वो बिटकॉइन एक्सेप्ट करती है। तो ऐसे नए कंपनीज आते जा रहे हैं। इंडिया में मुझे लगता है 1-2 साल लगेगा। ये अगर रेगुलेटरी कन्फ्यूजन निकल जाए तो मुझे लगता है इसकी गति बढ़ जाएगी। राइट। अजीत साहब, ये इंटरनेशनली जैसा उन्होंने कहा एक्सेप्टेड है, हमारे देश में शायद छोटा मोटा कुछ होगा तो होगा, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं है। लेकिन जो आपने एक प्रश्न उठाया था पहले कि अगर आप इसकी ट्रेडिंग करने का सोचेंगे, स्पेकुलेशन करने का सोचेंगे तो शायद इस करेंसी के साथ गलत कर देंगे, तो इसके फिर फायदे क्या हैं? क्या ग्लोबल करेंसी के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे? क्या फायदा होगा कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं या कम से कम उसे खरीदूं? ठीक है, तो यदि आप न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हैं और मैं आपको 1 करोड़ रुपए इंडिया से भेजना चाहता हूं, तो इसके जो एक फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस, बैंक चार्जेस होंगे, ये कितने होंगे? हम ये मान सकते हैं कि फ्यू थाउजेंड्स, शायद लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1% तक भी जा सकता है। बिटकॉइन में आज के कीमत पे लगभग 60 रुपीज में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से कोई मान्यता नहीं रखता। वो 0.0005 बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फी लगा देगा, क्योंकि जो बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन की एक्चुअल फी है वो माइनर्स बेयर कर रहे हैं, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं। तो सबसे पहली चीज हुई कि ग्लोबल करेंसी, मैं दुनिया में कहीं भी कोई भी चीज खरीदूं, मुझे डॉलर नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, मुझे बहुत लो कीमत पे ट्रांजैक्शन हो जाती है और बहुत फास्ट ट्रांजैक्शन हो जाती है। सबसे बड़े जो मुझे फायदा लगता है, जिसके लिए मैंने बिटकॉइन में एंट्री ली थी, वो ये था कि बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, यानी आप एक बिटकॉइन से क्या और कितना खरीद सकते हैं, ये कोई सेंट्रल बैंकर, चाहे आरबीआई हो, चाहे यूएस का सेंट्रल बैंक हो, ये डिसाइड नहीं करता। ये जो मार्केट की प्लस और माइनस है, यानी डिमांड एंड सप्लाई है, उससे डिसाइड होता है। right. मुझे ये बिटकॉइन में आकर्षित करता है। चलिए, टू कंक्लूड, निखिल पावा साहब, अब चूंकि सरकार ने अभी तो सुझाव मांगे हैं, 31 मई तक के लिए विंडो खुली हुई है, उसके बाद सरकार का फैसला आएगा। एक कमेटी भी उन्होंने फॉर्म कर दी है जिसमें कई डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के। आपको क्या लगता है, देश के अंदर बिटकॉइन को रेगुलेट करना चाहिए, इसे ऑब्जर्व करना चाहिए, या इसके लिए कंप्लीट नो होनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो इसको अभी ऑब्जर्व करना चाहिए। इसका यूजेस थोड़ा बढ़ने दीजिए, क्योंकि लाइट, अगर रेगुलेशन अगर होगी तो फिर लाइट टच होनी चाहिए, जिससे ये इकोसिस्टम बढ़े। मैं आपको एक सिंपल सा पेमेंट्स का एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पेटीएम जैसे वॉलेट्स हैं, सबसे पहली कंपनी इस बिजनेस में थी इट्स कैश करके, जो बहुत ही अर्ली 2006-2007 में जो काफ़ी यूज़ हो रही थी जी। वॉलेट्स की पॉलिसी आई 2010 में, 2009-2010 में। तो टाइम दिया गया था कि इसका यूजेज बढ़े, लोग इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें जो इश्यूज हैं उनको एक बार गवर्नमेंट बैठ के देखे, आरबीआई बैठ के देखे, उसके बाद अपनी पॉलिसी बनाए। 2 चीजें हैं, एक तो इसकी पॉलिसी आरबीआई को बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं, और दूसरी बात, थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। तो यहां पर थोड़ा वक्त देने की बात है। ये एक 3 सुझाव या 3 ऑप्शन जो सरकार दे रही है उनमें से एक कि अभी थोड़ा वक्त इसे दे दिया जाए, इसे ऑब्जर्व किया जाए। हालांकि थोड़ा गहरा विषय, आज हमने कोशिश की कि आप लोगों को समझाएं या बताएं कि बिटकॉइन से हो क्या सकता है, किस तरीके से ये काम करता है, और इसीलिए शायद सरकार के मन में भी ये बात आई है और उन्होंने आप लोगों से सुझाव मांगे। तो 31 तारीख तक का
वक्त है mygov.in पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। और एक बार फिर कोशिश होगी कि उन सुझावों के बाद अगर सरकार किसी पॉलिसी के साथ आती है या कोई फ्रेमवर्क के साथ आती है तो फिर चर्चा करेंगे और एक बार फिर देखेंगे कि बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी का फ्यूचर क्या है और आपके लिए कितने काम के। फिलहाल आज इस चर्चा में आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि मैं आपको समय समय पर नई नई वीडियोस के माध्यम से बता सकूं कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, वो भी बिना जॉब छोड़े। जैसे मैं भी जॉब के साथ अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहा हूं दोस्तों, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको अपनी जॉब को क्विट करना है और किस लेवल पे आपको अपनी जॉब को क्विट करना है। जब तक आपकी इनकम इतनी ना हो जाए कि आपकी सैलरी आपको छोटी दिखने लगे, तब तक आपको अपनी जॉब नहीं छोड़नी है दोस्तों। पार्ट टाइम इनकम को बढ़ाते रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना है। और जिस दिन आपको लगे कि मेरी सैलरी जो है वो कम हो गई है और मेरी पार्ट टाइम इनकम ज़्यादा हो गई है, तब आप इस जॉब को क्विट करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद।